आज हम भारत में राष्ट्रवाद के जन्म की कहानी पर बात करने वाले हैं। हमारे स्रोत हमें 1920 के दशक और उसके बाद के दौर में ले जाते हैं और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। इतने अलग अलग लोगों, भाषाओं और समस्याओं से भरा देश खुद को एक राष्ट्र की तरह सोचने भी कैसे लगा? स्वराज या आज़ादी का मतलब क्या था उस किसान के लिए जो लगान के बोझ तले दबा था, या उस आदिवासी के लिए जिसे जंगल से बेदखल कर दिया गया था? और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये कोई एक आवाज, एक सोच वाला आंदोलन नहीं था। ये तो जैसे एक बड़ी नदी थी जिसमें सैकड़ों छोटी बड़ी धाराएं आकर मिल रही थी। हर धारा की अपनी रफ्तार, अपनी दिशा थी और कभी-कभी तो वे एक दूसरे से टकरा भी रही थी। सब एक बड़े लक्ष्य यानी आजादी के लिए साथ आ रहे थे, पर सबके लिए उस आजादी के मायने बहुत अलग थे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले विश्व युद्ध के बाद के माहौल से। युद्ध खत्म हुआ, लोगों ने सोचा होगा कि अब राहत मिलेगी, पर स्रोतों के मुताबिक हालात और भी बदतर हो गए। क्या हो रहा था उस समय? सोचिए, युद्ध ने आम भारतीय की कमर तोड़ दी थी। नए नए टैक्स लगाकर। हाँ, सारा बोझ जनता पर डाल दिया। चीजों के दाम आसमान छू रहे थे, लगभग दोगुने हो गए थे। और दूसरी तरफ गांव से नौजवानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था। हर तरफ से लोग पिस रहे थे। और जैसे इतना काफी नहीं था, कुदरत ने भी साथ नहीं दिया। बिल्कुल। देश के कई हिस्सों में फसलें बर्बाद हो गईं, खाने को लाले पड़ गए और उसी वक्त फ्लू की महामारी फैल गई। आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। अकाल और महामारी से 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। चारों तरफ गुस्सा और बेचैनी का माहौल था। और इसी हताशा और गुस्से के माहौल में एक नया चेहरा सामने आता है, एक नए आइडिया के साथ। महात्मा गांधी और उनका सत्याग्रह। ये एक तरह का अहिंसक विरोध था, पर ये काम कैसे करता था? सत्याग्रह का आइडिया सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, पर वो उस जमाने के लिए बहुत क्रांतिकारी था। गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, जहां उन्होंने इस तरीके को आजमाया था। इसका मूल मंत्र था, अगर आपकी लड़ाई सच के लिए है, अन्याय के खिलाफ है, तो आपको सामने वाले से लड़ने के लिए हथियार की जरूरत नहीं है। यानी ये एक तरह की नैतिक जिद थी। आप ताकत से नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई पर अड़े रहकर सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल सही। आप सामने वाले की आत्मा को झंझोड़ते हैं, उसे एहसास दिलाते हैं कि वो गलत है। गांधी जी को विश्वास था कि यही अहिंसा का रास्ता करोड़ों भारतीयों को एक साथ जोड़ सकता है। और भारत आते ही उन्होंने इसे छोटे पैमाने पर आजमाना शुरू कर दिया। 1917 में चंपारण के किसानों के लिए, फिर खेड़ा के किसानों के लिए और 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए। और ये छोटे छोटे प्रयोग सफल रहे। तो गांधी जी को इन छोटी छोटी जीतों से आत्मविश्वास तो मिला होगा, पर अंग्रेज सरकार भी चुप नहीं बैठी होगी। उन्होंने इस बढ़ती लहर को रोकने के लिए क्या किया? उन्होंने वही किया जो डरी हुई सरकारें करती हैं, दमन का रास्ता अपनाया। 1919 में उन्होंने रॉलेट एक्ट नाम का एक काला कानून पास किया। इस कानून ने सरकार को कह सकते हैं कि शैतानी ताकतें दे दी। शैतानी ताकतें? मतलब ये कि सरकार किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रख सकती थी। 2 साल तक? बिना किसी सुनवाई के? हाँ, यह नागरिक अधिकारों का सरेआम गला घोटना था। और गांधी जी की प्रतिक्रिया थी एक देशव्यापी हड़ताल। हाँ, एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह। 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल का आह्वान किया गया। और जो हुआ, उसकी उम्मीद शायद अंग्रेजों को नहीं थी। शहरों में दुकानें बंद हो गईं, रेलवे वर्कशॉप में मजदूरों ने काम रोक दिया, हर तरफ जुलूस और रैलियां होने लगी। और ये शायद पहली बार था कि लोग इतने बड़े पैमाने पर एक साथ एक मुद्दे पर सड़कों पर उतर रहे थे। मतलब ये सिर्फ नेताओं का विरोध नहीं, बल्कि जनता का विरोध बन गया था। बिल्कुल। और इसी जन उभार से अंग्रेज सरकार बुरी तरह घबरा गई। उन्होंने दमन तेज कर दिया। अमृतसर में स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी के दिल्ली आने पर रोक लगा दी गई। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी और उसके बाद हालात बेकाबू हो गए। और ये हमें इतिहास के उस काले दिन की तरफ ले जाता है जो आज भी एक गहरे जख्म की तरह है, जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। आसपास के गांवों से हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में लगे मेले में शरीक होने आए थे, परिवारों के साथ, बच्चों के साथ। कुछ लोग सरकार के दमन का शांति से विरोध करने के लिए भी जमा हुए थे। ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। और वो बाग चारों तरफ से घिरा हुआ था। निकलने का बस एक ही संकरा रास्ता था। हाँ, और फिर जनरल डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा।
उसने बाहर निकलने का वो रास्ता भी बंद करवा दिया और बिना किसी चेतावनी के उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। लोग जान बचाने के लिए भागते रहे, कुएं में कूदते रहे, सैकड़ों लोग मारे गए। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये भरोसे का कत्ल था। बाद में डायर ने जो कहा वो उसकी क्रूरता से भी ज्यादा खौफनाक है। उसने कहा कि वो सत्याग्रहियों के मन में एक नैतिक प्रभाव पैदा करना चाहता था, मतलब वो दहशत पैदा करना चाहता था। बिल्कुल, उसका मकसद था लोगों के दिलों में ऐसा डर बिठा देना कि वो दोबारा सिर उठाने की हिम्मत ना करें। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस हत्याकांड की खबर ने पूरे उत्तर भारत में आग लगा दी। लोग और भी ज्यादा गुस्से में सड़कों पर उतर आए, हिंसा फैलने लगी और इसी वजह से गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। इस बर्बरता के बाद आंदोलन थम सकता था, लेकिन गांधी जी अब कुछ और बड़ा सोच रहे थे। उन्हें लगा कि हिंदू और मुसलमानों को साथ लाए बिना कोई बड़ा देशव्यापी आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता, और यहीं पर खिलाफत का मुद्दा सामने आता है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। पहले विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था और तुर्की का सुल्तान दुनिया भर के मुसलमानों का खलीफा यानी आध्यात्मिक नेता माना जाता था। अफवाह थी कि अंग्रेज उस पर एक अपमानजनक संधि थोपने वाले हैं। इससे भारत के मुसलमान बहुत नाराज थे। उनकी भावनाओं को आवाज देने के लिए मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे नेताओं ने खिलाफत कमेटी बनाई और गांधी जी ने इसे एक मौके की तरह देखा। उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक सुनहरे मौके की तरह देखा। उन्होंने अली बंधुओं से बात की और कांग्रेस को मनाया कि वो खिलाफत के समर्थन में और स्वराज के लिए एक नया आंदोलन शुरू करें। इस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग, इसका मतलब क्या था? क्या सिर्फ अंग्रेजों की बात नहीं माननी थी? ये आइडिया गांधी जी की किताब हिंद स्वराज से आया था। उनका तर्क बहुत सरल था। अंग्रेजों का राज भारत में इसलिए नहीं चल रहा था कि वो बहुत ताकतवर थे, बल्कि इसलिए चल रहा था क्योंकि भारतीय उनके साथ सहयोग कर रहे थे। हमारे ही लोग उनकी पुलिस, फौज और दफ्तरों में काम कर रहे थे। तो ये कहने जैसा था कि अंग्रेजी हुकूमत एक ऐसी मशीन है जो भारतीय ईंधन से चलती है। क्या होगा अगर हम वो ईंधन देना ही बंद कर दें? एकदम सही। योजना ये थी कि लोग अपनी सरकारी नौकरियां, पदवियां, स्कूल, कॉलेज, अदालतें सब कुछ छोड़ दें, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें। गांधी जी का मानना था कि अगर भारतीय पूरी तरह से सहयोग करना बंद कर दें तो 1 साल के अंदर अंग्रेजी राज ढह जाएगा। दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने इस प्लान को हरी झंडी दे दी। और यहीं से हमारी वो पहेली और भी गहरी हो जाती है। आंदोलन शुरू हुआ, नारा लगा स्वराज का, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बात की, हर कोई इस शब्द का मतलब अपनी अपनी डायरी में लिख रहा था। शहरों में क्या हुआ? शहरों में शुरुआत बहुत जोरदार हुई। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने अदालत जाना बंद कर दिया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी, विदेशी माल का आयात लगभग आधा रह गया। लेकिन कुछ समय बाद ये आंदोलन शहरों में धीमा पड़ने लगा। क्यों? क्या लोगों का जोश ठंडा पड़ गया था? जोश से ज्यादा ये असल जिंदगी की मजबूरियां थीं। खादी का कपड़ा मिल के कपड़े से महंगा था, गरीब लोग उसे कैसे खरीदते? सरकारी स्कूलों को छोड़ने के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए भारतीय स्कूल भी तो होने चाहिए थे ना, जो थे नहीं। आखिरकार पेट पालने की मजबूरी में लोग वापस अपने काम पर लौटने लगे। आदर्शवाद असलियत से टकराकर थोड़ा पीछे हट गया। तो शहरों में स्वराज का मतलब था अंग्रेजी संस्थानों का बहिष्कार, लेकिन देहात में, गांवों में कहानी बिल्कुल अलग थी। अवध के किसानों के लिए स्वराज का क्या मतलब था? उनके लिए स्वराज का मतलब अंग्रेजों से आज़ादी नहीं था। उनका दुश्मन लंदन में नहीं, बल्कि उनके ही इलाके का जमींदार या तालुकदार था, जो उनसे भारी लगान वसूलता था और बेगार यानी बिना पैसे दिए काम करवाता था। तो जब असहयोग आंदोलन की लहर गांवों तक पहुंची तो किसानों ने जमींदारों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उनके लिए स्वराज का मतलब था लगान से मुक्ति। ये तो बहुत दिलचस्प है। यानी एक ही आंदोलन के दो बिल्कुल अलग चेहरे। अब आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासियों की बात करते हैं। उनकी दुनिया तो और भी अलग थी। उनके लिए लड़ाई जंगल की थी। अंग्रेज सरकार ने कानून बनाकर उन्हें जंगल में जाने, अपने मवेशी चराने या फल लकड़ी इकट्ठा करने से रोक दिया था। जंगल ही उनकी जिंदगी था, उनकी रोजी रोटी थी। उनका नेतृत्व कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू, जो गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे। लेकिन उनका मानना था कि आज़ादी सिर्फ बल प्रयोग से यानी हिंसा से ही मिल सकती है। तो यहाँ एक और विरोधाभास है। एक ऐसा नेता जो गांधी जी से प्रेरित है पर उनके अहिंसा के रास्ते को नहीं मानता। स्वराज का एक और मतलब
जंगल पर अपना हक वापस पाना। और शायद सबसे मार्मिक कहानी असम के बागान मजदूरों की है। उनके लिए स्वराज का मतलब तो और भी बुनियादी था। क्या था वो? उनके लिए स्वराज का मतलब था बस अपने घर जा पाना। उन्हें एक कानून के तहत बागानों में कैद करके रखा जाता था। वो बिना इजाजत बाहर नहीं जा सकते थे। जब उन्होंने गांधी राज के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि अब सब आजाद हो गए, सरकार उन्हें गांवों में जमीन देगी। हजारों मजदूर बागान छोड़कर अपने घरों की तरफ चल पड़े, लेकिन उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया गया और बेरहमी से पीटा गया। उनका स्वराज का सपना रास्ते में ही टूट गया। तो इन सभी कहानियों को एक साथ देखें तो एक ही नारे स्वराज के कितने अलग अलग मतलब निकलते हैं। जमींदारों से आजादी, जंगल पर हक और घर जाने की आजादी, सब गांधी जी का नाम ले रहे थे, लेकिन उनकी अपनी अपनी लड़ाइयां थीं। बिल्कुल, वे भावनात्मक रूप से एक अखिल भारतीय आंदोलन से जुड़े हुए महसूस करते थे, लेकिन उनकी उम्मीदें और आकांक्षाएं उनकी अपनी स्थानीय समस्याओं से ही जुड़ी हुई थी। इतना बड़ा आंदोलन अचानक रुक गया। चौरी चौरा में ऐसा क्या हुआ? फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक शांतिपूर्ण जुलूस और पुलिस के बीच टकराव हो गया, और बात इतनी बढ़ी कि गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। इस हिंसा की खबर मिलते ही गांधी जी ने फौरन असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। पूरे देश का आंदोलन एक घटना की वजह से रोक दिया। ये तो बहुत बड़ा और विवादास्पद फैसला रहा होगा। बहुत ज्यादा। कांग्रेस के अंदर भी कई नेता इस फैसले से नाखुश थे, लेकिन गांधी जी का मानना था कि देश अभी बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद कुछ साल राजनीतिक शांति रही, लेकिन 1920 के दशक के अंत में दो घटनाओं ने फिर से माहौल में गर्मी ला दी। वो दो घटनाएं क्या थी? पहली थी दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी, जिससे भारत के किसानों की हालत खस्ता हो गई, और दूसरी थी साइमन कमीशन। अंग्रेजी सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य पर रिपोर्ट बनाने के लिए एक कमीशन बनाया, जिसका अध्यक्ष था सर जॉन साइमन। और समस्या ये थी कि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। यही तो मजाक था। भारत का भविष्य तय करने आए हैं और हमसे ही कोई बात नहीं करेगा। जैसे ही साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा, पूरे देश में साइमन गो बैक के नारों से उसका स्वागत हुआ। इसी तरह के एक विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गईं और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे देश में गुस्से की एक नई लहर पैदा कर दी। और इसी गुस्से के माहौल में पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी की मांग ने जोर पकड़ा। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा अमूर्त विचार था। गांधी जी को इसे आम लोगों की जिंदगी से जोड़ने के लिए एक ठोस प्रतीक की जरूरत थी। और वो प्रतीक उन्हें मिला एक बहुत ही मामूली सी चीज में, नमक। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। पूरी आजादी की लड़ाई एक चुटकी नमक पर कैसे टिक सकती थी? ये तो कमाल का आइडिया था। ये एक जीनियस स्ट्रोक था। नमक ऐसी चीज थी जिसका इस्तेमाल अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान हर कोई करता था, और अंग्रेजी सरकार ने उस पर टैक्स लगा रखा था, उसके बनाने पर अपना एकाधिकार कर रखा था। गांधी जी ने इसे ब्रिटिश राज का सबसे दमनकारी चेहरा बताया। उन्होंने वाइसराय को चिट्ठी लिखी, लेकिन जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू की। 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा सिर्फ एक मुट्ठी नमक बनाने के लिए। ये सिर्फ नमक बनाने की बात नहीं थी, ये अंग्रेजी कानून की अवहेलना का, उसे तोड़ने का प्रतीक था। 6 अप्रैल 1930 को जब गांधी जी ने दांडी के साहिल पर नमक उठाकर कानून तोड़ा, तो ये पूरे देश के लिए एक इशारा था। यहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इस बार लोगों को सिर्फ सहयोग करने से मना नहीं करना था, बल्कि औपनिवेशिक कानूनों को सीधे सीधे तोड़ना था। लेकिन इतनी बड़ी लहर के बावजूद क्या समाज के सभी समूह इस आंदोलन में शामिल थे? स्रोत बताते हैं कि कुछ बड़े समूह इससे अलग थलग महसूस कर रहे थे। हाँ, और ये इस आंदोलन की एक बड़ी सीमा थी। एक बड़ा समूह था अछूतों का, जिन्हें अब दलित कहा जाने लगा था। कांग्रेस ने लंबे समय तक उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो सवर्ण हिंदू नेताओं को नाराज नहीं करना चाहती थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए एक अलग राजनीतिक समाधान मांग रहे थे। बिल्कुल, उनका मानना था कि सामाजिक सुधार से कुछ नहीं होगा, दलितों को राजनीतिक ताकत चाहिए। उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, जहां सिर्फ दलित ही वोट डाल सकें। गांधी जी ने इसका विरोध किया। उन्हें लगा कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा, और उन्होंने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। क्या ये एक तरह का भावनात्मक दबाव नहीं था?
अंबेडकर तो अपने समुदाय के लिए ठोस राजनीतिक अधिकार मांग रहे थे और उन्हें एक अनशन के सामने झुकना पड़ा। ये एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील मुद्दा था। आखिरकार दोनों नेताओं के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों के लिए सीटें आरक्षित तो की गई, लेकिन अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग मान नहीं ली गई। ये एक समझौता था, लेकिन दलित नेताओं के मन में एक कसक रह गई। और मुसलमानों की भागीदारी का क्या? खिलाफत के समय जो एकता दिखी थी वो कहाँ चली गई थी? वो एकता बिखर चुकी थी। असहयोग आंदोलन के बाद से ही मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस से दूर होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस हिंदुओं के हितों की बात ज्यादा कर रही है। हिंदू महासभा जैसे संगठनों से कांग्रेस की नजदीकी ने इस शक को और बढ़ा दिया। इसलिए जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो मुस्लिम समुदाय की भागीदारी बहुत कम रही। उन्हें डर था कि आजाद भारत में हिंदू बहुसंख्या के नीचे उनकी पहचान और संस्कृति खो जाएगी। तो एक तरफ ये गहरी दरारें थीं दलितों और सवर्णों के बीच, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो फिर इन सब के बावजूद एक राष्ट्र होने की भावना, ये सामूहिक अपनेपन का भाव पैदा कैसे हुआ? ये सिर्फ राजनीतिक संघर्षों से नहीं हुआ, इसमें संस्कृति की बहुत बड़ी भूमिका थी। जैसे भारत माता की एक छवि गढ़ी गई, एक ऐसी माँ जिसके बच्चे जंजीरों में जकड़े हैं और उन्हें आज़ाद कराना है। ये एक बहुत शक्तिशाली भावनात्मक प्रतीक था। और झंडे और लोक कथाओं का भी इस्तेमाल हुआ। हाँ, राष्ट्रवादी नेता गांव-गांव घूमकर पुरानी लोक कथाओं और गीतों को इकट्ठा करने लगे। उनका मानना था कि यही भारत की असली आत्मा है, जिसे अंग्रेजों ने दबा दिया है। प्रतीकों का भी जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। पहले एक तिरंगा बना, फिर गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार किया, जिसके बीच में चरखा था, आत्मनिर्भरता का प्रतीक। जुलूसों में यह झंडा लेकर चलना अंग्रेजी हुकूमत को एक सीधी चुनौती थी। और साथ ही साथ इतिहास को भी एक नए नजरिए से लिखा जा रहा था। बिल्कुल। अंग्रेज कहते थे कि भारतीय पिछड़े में हैं, उन्हें शासन करना नहीं आता। इसके जवाब में भारतीय इतिहासकारों ने भारत के उस गौरवशाली अतीत के बारे में लिखना शुरू किया, जब कला, विज्ञान और दर्शन में भारत दुनिया में सबसे आगे था। मकसद था लोगों के अंदर आत्मसम्मान और गर्व की भावना जगाना। लेकिन इन प्रतीकों के साथ भी एक समस्या थी, है ना? जिस अतीत का गुणगान हो रहा था वो ज्यादातर हिंदू अतीत था। जो प्रतीक इस्तेमाल हो रहे थे वो हिंदू प्रतीक थे। हाँ, और यही एक बड़ी विडंबना थी। जो चीजें कुछ लोगों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ रही थी, वही चीजें दूसरे समुदायों को अनजाने में अलग थलग भी कर रही थी। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? भारत में राष्ट्रवाद की कहानी किसी एक सीधी सड़क की कहानी नहीं है। ये तो एक उलझी हुई पगडंडी है, जिसमें कई रास्ते एक दूसरे से मिलते और बिछड़ते हैं। किसान, आदिवासी, मजदूर, दलित, मुसलमान सब आज़ादी चाहते थे, लेकिन सबके लिए उस आज़ादी की मंजिल अलग थी। और कांग्रेस एक ऐसे ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह थी जिसके सामने सैकड़ों अलग-अलग साज बज रहे थे। कोई अपनी बांसुरी बजा रहा था, कोई अपना ढोल। कांग्रेस ने उन सबको एक धुन में बांधने की कोशिश तो की, लेकिन अंदर का टकराव और अलग-अलग सुर हमेशा मौजूद रहे। स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे एक झंडे या एक गीत जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल एक साझा पहचान बनाने के लिए किया गया। ये सोचने पर मजबूर करता है, आज भारत जैसी विविधता भरे देश में वो कौन से प्रतीक और कौन सी कहानियां हैं जो हम सबको एक साथ जोड़ती हैं, और कौन सी हैं जो आज भी चुपचाप हमें एक दूसरे से दूर खींचती हैं।